अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू डॉक्टर्स प्लेस एकेडमी प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है डॉक्टर शेख मोहम्मद हुज़ैफा और आज जो है बेसिकली हमारा सेशन है डायबिटिक न्यूरोपैथी का। अच्छा, अगर अभी तक आपने डॉक्टर्स प्लेस एकेडमी के इंस्टाग्राम पेज या फेसबुक पेज पर विजिट नहीं करा तो लाजमी तौर पर विजिट करें। वहाँ पर हमारे 30 से ज़्यादा डिफरेंट कोर्सेज हैं और इसके अलावा बेसिकली आपको जितने भी हमारे कोर्सेज होते हैं वो सारे मेडिकल के मतलब आप समझ लें प्रैक्टिकल फील्ड से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, यानी कि आपके जो फील्ड के अंदर काम आएंगे। एक तो सारी बात है, आप प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट वगैरह की तैयारी करते हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। लेकिन जो प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर क्या करना है एग्जैक्टली वहां पर किस तरीके से मैनेजमेंट होती है, क्या बेसिकली चीजें होती हैं जिनको सारी नॉलेज को कंबाइन करके आपने अप्लाई करना होता है, तो सारे कोर्सेज जो हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड होते हैं। तो जरूर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर विजिट करें। और बाकी अभी हमारा एक बहुत अच्छा कोर्स स्टार्ट हो रहा है जो कि है पेन मैनेजमेंट का। काफी स्टूडेंट्स ने मुझसे बोला था काफी टाइम से कि आप सर ये स्टार्ट करें कोर्स। और क्योंकि जारी बात है, पेशेंट आपके पास आता है इन हॉस्पिटल्स, बहुत कंप्लेन होती है कॉमन पेन की। इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा आते हैं पेशेंट्स आपके पास। इवन पेशेंट आपके पास आएंगे कोई डिजीज़ लेके, क्रोनिक पेन की हिस्ट्री बहुत होती है। तो ये जो कोर्स है ये बेसिकली एक पूरा कॉम्पैक्ट कोर्स है जिसके अंदर हम बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ पेन मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पेन, पेन बेसिकली किस टाइप के पेन्स होते हैं पेशेंट के अंदर अकॉर्डिंग के, न्यूरोपैथिक पेन है पेशेंट को या फिर पेशेंट को विसरल ऑर्गन पेन है, पेशेंट को कोलिकी पेन है, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सब वेरिएंट्स, सब टाइप्स जो होती हैं पेन की वो डिस्कस होंगी। WHO प्लेब लेटर के हिसाब से आप पेन को किस तरीके से ट्रीट करना स्टार्ट करते हैं, किस कंडीशन में कौन सी मेडिकेशन जो है वो अच्छी हो रहती है, कहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, कहाँ पर एंड करते हैं, तो वो क्या तरीका होता है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपके पास इमरजेंसी के अंदर मैनेजमेंट करनी होती है पेशेंट को, तो वो आप ज़ाहिर बात है टैबलेट फॉर्म के अंदर नहीं देते पेशेंट को। टैबलेट देंगे तो वो GI में जाएगी, एब्जॉर्ब होगी, लीवर से पास होगी, तो वो बेसिकली पेशेंट में दर्द हो रहा होगा और वो आधे घंटे बाद इफेक्ट करेगी, तो उतना टाइम नहीं होता। तो आपने वहां पर IV इंजेक्शन लगाने होते हैं, IV ड्रग्स कैसे यूज होती हैं, इन्फ्यूजन्स करनी होती हैं, तो वो कैसे होती है। फुल डोजिंग के साथ हम डिस्कस करेंगे, ब्रांड नेम्स के साथ डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने हमारे और कोर्सेज लिए हुए होंगे तो आपको पता होगा, नहीं लिया तो फर्स्ट टाइम आप ये लेके देखेंगे। तो इंशाल्लाह इसमें बहुत सारी चीज़ें, इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, सारी बातें, कब यूज़ नहीं करनी, प्रेगनेंसी में कौन सी यूज़ करते हैं, बच्चों में कौन सी यूज़ करते हैं। और पेशेंट्स डिफरेंट टाइप के आपके पास आते हैं, कोई हार्ट डिजीज़ के साथ आता है तो सारी बातें कौन सी नहीं यूज़ करनी है उसके अंदर, कोई पेशेंट किडनी डिजीज़ के साथ आता है, तो ये सारी हम चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। बाकी फीस जो है अभी हमारे पास अर्ली हमारी ऑफर चल रही है, जो शुरू के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं 30 स्टूडेंट्स, उनके लिए बेसिकली सिर्फ 2500 रुपीज़ आपने पे करने। और ये इस ऑफर, वैसे हमारा जो कोर्स की फीस थी वो 3000 थी, लेकिन अभी ये मैंने एक्सटेंड करके जो है वो 2500 कर दी है। 22 दिसंबर से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो आपने लाजमी तौर पर अगर ज्वाइन करना है तो आप, मैं डिटेल्स नीचे दे दूंगा, आप लाजमी तौर पर कांटेक्ट कर लेंगे व्हाट्सएप पर। बाकी आप बहुत सारे लोग जो है वो ग्रुप में ऐड होंगे, लेकिन जो नहीं है तो वो फिर नीचे व्हाट्सएप पर हमारा कांटेक्ट मौजूद है, वो कांटेक्ट कर लें, और डिटेल्स भी लिखी हुई है और बाकी कोर्स की। तो ये एक्सटेंड कर दिए ऑफर, आप भी अब चाहें तो बेसिकली 2500 देके बेसिकली कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। काफी लोग कह रहे थे तो इसलिए मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। बहरहाल आज स्टार्ट करते हैं अपना डायबिटिक न्यूरोपैथी का सेशन। और डायबिटिक न्यूरोपैथी स्टार्ट करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है, वो आप जवाब दें सबसे पहले। तो वो क्वेश्चन क्या है? 57-year-old woman present to her provider because of a tingling sensation, numbness and पेन इन हर फीट्स। तो यहाँ पर पेशेंट को टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, जैसे सुइयां चुभती हैं, नमनेस हो रही है, और इसके अलावा पेशेंट को जो है वो पेन इन हर फीट्स है। अच्छा, अब यहाँ पर पेशेंट जो है बेसिकली आपके पास आया है और शी डिस्क्राइब द पेन एज कांस्टेंट एंड बर्निंग। तो पेशेंट को कंटिन्यूसली पेन हो रहा है और इसके अलावा बर्निंग सेंसेशन हो रही है। रेटिंग इज 5/10 इन इंटेंसिटी। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेन की इंटेंसिटी जो है वो आप किस तरीके से पता करते हैं। देखिए, वैसे नॉर्मली तो ये है कि आपकी डिजीज, अब जाहिर बात है पेशेंट में कोई एनीमिया हुआ है तो आप जाहिर बात है CBC करवा लेंगे, कोई इन्फेक्शन हुआ है तो CBC करवा लेंगे। डिफरेंट डिजीजेस के डिफरेंट टेस्ट होते हैं। पेन एक ऐसी, फीवर है तो बुखार देखने के लिए बेसिकली आप एक्सेलरी टेम्परेचर ले लेंगे। तो पेन एक ऐसी चीज है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, कोई ऐसा मीटर नहीं है जिसको आप लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा पेन इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, वो पेशेंट ही बताता है। उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं। अब एक टेक्निक ये होती है कि आप पेशेंट को एक पेन स्केल देते हैं, आप बोलते हैं ये 0 है, 0 का मतलब बिल्कुल नहीं हो रहा, और 10 का मतलब है बहुत हो रहा है, तो आप इसमें बताओ कि आपको कितना हो रहा है। तो अकॉर्डिंगली पेन पेशेंट को जो फील हो रहा होता है वो उस पर बता देता है कि अकॉर्डिंगली इतना हो रहा है। जैसे 4 to 5 है तो माइल्ड होता है पेशेंट को, या 2 है माइल्ड पेन के अंदर आता है, 6-7 पे चला गया तो मॉडरेट पेन होता है, इवन 9-10 पे चला गया तो फिर ये सीवियर पेन के अंदर आता है। ये तो पेन इंटेंसिटी आपको पता लग जाती है, पेन स्केल कहलाता है। अच्छा, इसी तरीके से अगर बच्चे आते हैं तो बच्चों का कैसे पता लगता है? बच्चा तो नहीं बता सकता पेन स्केल पे हाथ रख के आपको, उनका कैसे पता लगता है? या फिर अगर आपके पास ICU के अंदर पेशेंट्स होते हैं जो कि स्पेशली पैरालाइज पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर आपको कैसे पता लगता है? तो वहां पर आपने याद रखना है कि वो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इन द कोर्स। अगर आप कोर्स के अंदर आएंगे तो वहां पर हम जरूर बताएंगे कि उसमें कैसे बताते हैं। यहाँ पर आप पेन जनरली एडल्ट के अंदर जो बता सकते हैं उनमें पेन स्केल यूज होता है।
शी हैज हैड सर्वल फॉल्स ड्यू टू द नमनेस इन हर फीट्स। अच्छा, उसकी वजह से पेशेंट को क्या हुआ कि पेशेंट के जो फीट थे वो नम थे, तो उसकी वजह से पेशेंट फॉल होने स्टार्ट हो गई, कहीं फॉल्स हुए पेशेंट, मतलब गिरी हैं कई दफा। she has diagnosed with she was diagnosed with type 2 diabetes mellitus 5 years ago। तो पेशेंट को 5 साल पहले जो है डायबिटीज जो है वो डायग्नोस हुआ था। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन शो डिक्रीज एंकल रिफ्लेक्स बायलैटरली एंड सेंसेशन टू द लाइट टच इन बोथ फीट्स एंड एंकल। तो बेसिकली पेशेंट के जो रिफ्लेक्सेस हैं और पेन जो पेशेंट को सेंसेशन है, यानी कि टच सेंसेशन जो है पेशेंट को, वो जो है डिक्रीज हो गई है पेशेंट की। आ रंबर्ग टेस्ट इज पॉजिटिव विद अ टेंडेंसी टू द फॉल टू द बोथ साइड। Which of the following medication is indicated for chronic pain management in this patient? अच्छा, अब मैं रंबर्ग टेस्ट का बताऊंगा और बाकी सेंसेशन कैसे चेक करते हैं वो आपको हम बताएंगे, अभी आगे चलकर डिस्कस करेंगे। अभी जो हमने केस पढ़ा है उसमें पेशेंट आपके पास आया है, नमनेस के साथ आया है, बर्निंग सेंसेशन के साथ आया है, टिंगलिंग सेंसेशन के साथ आया है, साथ में पेशेंट को जो पेन इंटेंसिटी है वो 5/10 है, और ये पेशेंट जो है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का है जो डायग्नोस हुआ था 5 years ago। अब सवाल ये है कि पेशेंट को क्रोनिक पेन मैनेजमेंट के लिए कौन सी मेडिकेशन देनी है। अब यहां पर मैं आपको ऑप्शन शेयर कर देता हूं। यहां हमारे पास ऑप्शन 1 है डाइक्लो, ऑप्शन सी है ट्रामाडोल, ऑप्शन बी है मॉर्फिन, ऑप्शन डी है ट्रोपामाइड, और ऑप्शन ई है नॉरट्रिप्टिलिन। तो इनमें से कौन सा आंसर है? आपने आंसर मुझे बताना है, चैट बॉक्स में भी लिख के बताना है, और अपने कमेंट्स के साथ जब आप करेंगे तो लाजमी तौर पर लिखना है। मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, पहले हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं अबाउट डायबिटिक न्यूरोपैथी। चलें जी। डायबिटिक न्यूरोपैथी जो है ये आपने याद रखना है कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंप्लेन है इन क्रोनिक डायबिटीज। अच्छा, अब होता है क्या है, डायबिटिक का पेशेंट आपके पास जब भी आता है डायबिटीज के साथ, तो अक्सर वो बेसिकली एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस के साथ आता है और क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस के साथ आता है। एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस के अंदर जैसे डीके डेवलप हो गया, जैसे एचएचएस डेवलप हो गया, तो वो एक्यूट प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं, वहां पर पेशेंट एक्यूटली मैनेज हो जाता है। एक पेशेंट लेकिन आपके पास आते हैं जो क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज है, पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल है, पेशेंट के अंदर शुगर कंट्रोल नहीं हो पाती, तो वहां पर पेशेंट के अंदर दो कैटेगरीज होती हैं, एक होती है मैक्रोवास्कुलर इंजरीज और एक होती है माइक्रोवास्कुलर इंजरीज। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी जो है वो माइक्रोवास्कुलर इंजरीज के अंदर आती है। माइक्रोवास्कुलर इंजरीज क्या होती हैं? आपकी ये जो छोटी छोटी सी वेसल्स होती हैं, वेन्स एंड आर्टरीज, जो कि बेसिकली किसको सप्लाई कर रही होती हैं? नर्व को सप्लाई कर रही होती हैं। अब छोटी वेसल्स और वेन्स जो होती हैं, जाहिर बात है आपकी लार्ज आर्टरीज हैं, मीडियम साइज आर्टरीज हैं, इसके अलावा वेन्स, ये आपकी नर्व्स हैं, वो उनको भी न्यूट्रिशन की जरूरत है, उनको भी ब्लड सप्लाई की जरूरत है, क्योंकि उनके सेलुलर मैकेनिज्म जो चल रहे हैं उनके लिए उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उनको ऑक्सीजन चाहिए। तो उसके लिए बेसिकली यहाँ पर आर्टेरियल सप्लाई जो होती है वो छोटी आर्टरीज होती हैं, जिनको हम यहाँ पर कहते हैं वेजा नर्वोसम। तो ये क्या कहते हैं हम? वेजा नर्वोसम। और जब आर्टरी को सप्लाई कर रही हो, यानी कि लार्ज आर्टरी को छोटी छोटी सी स्मॉल आर्टरियल सप्लाई कर रही हो, वेसल सप्लाई कर रही हो, तो उनको हम बेसिकली वेजा वेजोरम कहते हैं। ये वेजा नर्वोसम होती है क्योंकि नर्व को सप्लाई कर रही है। इनके अंदर होता क्या है कि इनके अंदर बेसिकली डायबिटीज की वजह से, पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल की वजह से, तो पेशेंट की जो शुगर है वो बेसिकली उसकी वजह से पेशेंट में अथेरोस्क्लेरोसिस होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि ये जो छोटी आर्टरीज हैं, स्मॉल वेसल्स हैं, ये थिकेंड होना स्टार्ट हो जाए। जिस तक थिकेंड होना स्टार्ट होती है तो जाहिर बात है यहाँ पर आपको ब्लड सप्लाई पुअर हो जाएगी, इस एरिया पर ब्लड सप्लाई पुअर हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर आप बेसिकली देख रहे हैं कि यहाँ पर आपकी माइलिन शीट होती है, जाहिर बात है, जो आपकी प्रोटेक्ट करके रखती है। अब ये माइलिन शीट आप इसी तरीके से समझ लें जैसे तार के ऊपर आपकी कवरिंग होती है ना, कि वो जो आपकी कंडक्शन हो रही है वो बाहर की तरफ ना जाए, डिस्टर्ब ना हो, तो उस पर बेसिकली इंसुलेटर का काम कर रही होती है आपकी कवरिंग। तो इसी तरीके से नर्व्स और वेन्स के, बेसिकली नर्व्स के ऊपर आपकी माइलिन शीट होती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये आपका शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके साथ अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं, इसके साथ अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसको हम बेसिकली कहते हैं ग्लूकोसाइलेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं? ग्लूकोसाइलेशन। अब ग्लूकोसाइलेशन बेसिकली क्या होती है कि ग्लूकोज के जो पार्टिकल हैं वो अटैच होना शुरू हो रहे हैं प्रोटीन के साथ, और बेसिकली नर्व प्रोटीन्स के साथ, विदाउट एनी एंजाइम, एंजाइम्स के बगैर अटैच होना स्टार्ट हो रहे हैं। अटैचमेंट से होता क्या है कि यहाँ पर बेसिकली इनकी डैमेज स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अब इसमें याद रखेगा कि ये अगर आप बेसिकली बुक के अंदर भी पढ़ेंगे ना कि डायबिटिक न्यूरोपैथी का मैकेनिज्म क्या है, तो इधर पेशेंट में कई सारे मैकेनिज्म्स के साथ बेसिकली डेवलप हो रही थी। कोई एक मैकेनिज्म नहीं होता, बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं जो ये इसमें एक्ट कर रहे होते हैं। और उसमें आप अगर देखोगे तो एक लाइन लाजमी लिखी हुई होगी कि मैकेनिज्म इज नॉट फुली अंडरस्टूड, यानी कि पूरे कंप्लीटली मैकेनिज्म नहीं पता कि क्या चल रहा होता है, लेकिन कुछ कुछ जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो उसमें एक ये होता है कि आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, दूसरा ये होता है कि प्रोटीन
ग्लूकोसाइलेशन होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बेसिकली ये डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तीसरा ये होता है कि ये ही ग्लूकोज जब बेसिकली आपके सेल के अंदर जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है सॉर्बिटॉल के अंदर। सॉर्बिटॉल जो है वो सेल से बाहर नहीं आ पाता, सॉर्बिटॉल अपने साथ वाटर को खींचता है और सेल जो है वो बल्ज होना स्टार्ट हो जाता है। जब बल्ज होता है तो उसकी मेम्ब्रेन रप्चर होती है, उसमें बेसिकली तेजी से कैल्शियम एंटर करता है और उसकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी एक मैकेनिज्म होता है डैमेज होने का, जिसकी वजह से पेशेंट को न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है। अब न्यूरोपैथी जो है वो एक टाइप की नहीं होती, अलग अलग टाइप की होती है। अक्सर लोग समझते हैं न्यूरोपैथी को, कंफ्यूज कर जाते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी को। वो एक ही टाइप के सिम्टम्स है जो अभी हमने देखे थे, ये मोस्ट कॉमन होते हैं, लेकिन अलग अलग टाइप के पास भी होती है आपके पास, वो मैं अभी आपको बताता हूँ वो क्या क्या होते हैं। मैकेनिज्म जो था वो बेसिक यही था। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर, मैंने आपको ऑलरेडी मैकेनिज्म का बताया, अब हम थोड़ा सा टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप की जो न्यूरोपैथी होती है डायबिटीज के अंदर, वो होती है डिस्टल सिमेट्रिक पोलीन्यूरोपैथी। क्या चीज होती है? डिस्टल सिमेट्रिक पोलोन्यूरोपैथी। अच्छा, पोलीन्यूरोपैथी ये क्या होती है? इसके अंदर पेशेंट आपके पास आएगा, जो ये सिम्टम्स के साथ हमारे पास पेशेंट आया, बिल्कुल ये सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट के स्टार्ट होता है डिस्टल एंड से, यानी डिस्टल एंड होता है कि बॉडी का जो आउटर पार्ट होता है, तो फीट से स्टार्ट होती है डिजीज, बिल्कुल फीट से स्टार्ट होते 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 पेशेंट में बेसिकली नीज तक आती है। नीज तक आने के बाद फिर आपके स्टार्ट हो जाती है इन्वॉल्वमेंट आपकी हैंड्स की, तो हैंड्स में भी इसी तरीके से डिस्टल एंड तक स्टार्ट होती है। तो ये बेसिकली डिस्टल एंड से स्टार्ट होने वाली डिजीज होती है, जब इसको हम डिस्टल कहते हैं। सिमेट्रिक पोलीन्यूरोपैथी का मतलब क्या है कि सेम नर्व्स डैमेज होंगी दोनों साइड की। पोली मतलब पेशेंट की जो डिफरेंट नर्व्स हैं वो हो रही हैं, मतलब मल्टीपल नर्व्स हैं वो हो रही हैं, लेकिन सेम साइड की हो रही हैं। यानी कि पेशेंट अगर राइट फीट पे बता रहा है कि बर्निंग सेंसेशन है, तो लेफ्ट साइड पे भी बर्निंग सेंसेशन होगी। राइट हैंड पे बता रहे हैं टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, तो लेफ्ट हैंड पे भी टिंगलिंग सेंसेशन होगी। कैसे बताते हैं पेशेंट? डॉक्टर साहब पैर में सुइयां चुभती हैं, या फिर डॉक्टर साहब जो ऐसा लग रहा है स्किन के अंदर जो है वो कोई कीड़े हैं, यानी कि या ऐसा ही लगता है कि इंसेक्ट जो है स्किन के अंदर क्रॉल कर रहे हैं। इस तरीके से पेशेंट को बेसिकली सेंसेशन आती है। और उसके अलावा पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन, ये पेशेंट में मेन सिम्टम्स होते हैं जो आपको दिखते हैं। इसको हम जब स्टॉकिंग एंड ग्लव पैटर्न कहते हैं। स्टॉकिंग मींस पैरों से जब आ रही होती है, और ग्लव्स मींस हैंड, तो स्टॉकिंग एंड ग्लव पैटर्न बेसिकली आप इसको बोलते हैं। ये आपको 75% ऑफ द टाइम पेशेंट्स के अंदर नजर आता है। तो ये मोस्ट कॉमन है, जब भी आप बेसिकली देखते हैं ज्यादातर तो लोग यही वाले लोगों को पता भी होता है और याद भी होता है, लेकिन इसके अलावा और भी होती हैं, वो अभी मैं आपको आगे बताता हूं। तो ये आप याद रखें कि सेम साइड की नर्व्स हो रही हैं, यानी कि राइट फीट की है तो लेफ्ट फीट की होगी, सेम नर्व्स होंगी, सेम तरह के सिम्टम्स होंगे, इसी तरीके से यहां पर होगी। तो इसको हम डिस्टल, यानी कि आउटर पार्ट से स्टार्ट हो रही है, तो डिस्टल जो फार्दर पार्ट होता है बॉडी का, प्रॉक्सिमल जो नियर पार्ट होता है, तो डिस्टल पार्ट से स्टार्ट होती है, सिमेट्रिकल होती है, एक ही जैसी होती है। और पोलीन्यूरोपैथी राइट साइड की होगी तो लेफ्ट साइड की भी आपको नर्व इन्वॉल्वमेंट दिख रही होगी। आगे आ जाए, उसके अलावा आपके पास एक होती है मोनोन्यूरोपैथी। मोनोन्यूरोपैथी का मतलब होता है कि आपके पास एक नर्व इन्वॉल्व हुई है, कोई एक हो गई, इसमें बेसिकली कोई एक क्रेनियल नर्व हो सकती है पेशेंट की इन्वॉल्व हो गई, क्रेनियल नर्व रिलेटेड, या फिर पेशेंट की कोई और बेसिकली नर्व इन्वॉल्व हो गई। मिसाल के तौर पर पेशेंट आ रहा है फुट ड्रॉप के साथ, तो ये बेसिकली पेशेंट में हो सकता है, वो कॉमन प्रोनियल नर्व जब इंजर्ड हो जाती है, पेशेंट फुट ड्रॉप के साथ प्रेजेंट करता है, तो ऐसा हो सकता है सिर्फ एक ही साइड का फुट ड्रॉप हुआ है, इसी तरीके से पेशेंट प्रेजेंट करा है, तो इसको हम मोनोन्यूरोपैथी कहते हैं। इसी में एक बेसिकली होता है मोनोन्यूरोपैथी मल्टीप्लेक्स। अब ये थोड़ा सा आपने समझना है, इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या कंफ्यूजन होती है वो मैं बता देता हूं। इसमें पेशेंट आता है आपके पास मल्टीपल नर्व इंजरीज के साथ। अब आप सोचोगे यार मल्टीपल नर्व इंजरीज को हमने पीछे तो पोलीन्यूरोपैथी बोला था, जिसमें आपकी दो नर्व्स पोली मतलब होता है मल्टीपल। अब यहां पर भी मल्टीपल है, लेकिन हम इसको मोनोन्यूरोपैथी मल्टीप्लेक्स क्यों बोल रहे हैं, इसकी क्या वजह है? अब यहां पर आप इसका कॉन्सेप्ट अगर समझें तो ये होता है कि यहां पर आपकी बॉडी की कोई एक साइड की नर्व इन्वॉल्व होगी। यानी कि मिसाल के तौर पर पेशेंट आपके पास आ रहा है रिस्ट ड्रॉप के साथ और साथ में फुट ड्रॉप हुआ है। राइट हैंड साइड पर बेसिकली रिस्ट ड्रॉप है, लेफ्ट साइड पर फुट ड्रॉप है। तो सिंगल नर्व भी इन्वॉल्व हुई है किसी एक एरिया की, लेकिन वो अलग अलग जगह पर हो गई है। यानी कि यहां पर अगर मेरे दोनों हाथों की नर्व इन्वॉल्व होती तो इसको मैं क्या कहता? पॉलीसिमेट्रिकल, यानी कि पेशेंट की दोनों नर्व हुई है लेकिन सिमेट्रिकल है। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर एसिमेट्रिकल पैटर्न है, एक हाथ की हो गई एक पैर की हो गई। तो इसको हम जब भी मोनोन्यूरोपैथी मल्टीप्लेक्स कहते हैं। अलग अलग जगह की अलग अलग नर्व, सिंगल नर्व, यानी कि सीधा हाथ खराब है उल्टा पैर खराब है, इस तरीके से पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है। और ये जनरली आपको डायबिटीज में तो इतना कॉमन नहीं दिखती, मल्टीप्लेक्स जो है दिख सकती है पेशेंट में, यह याद रखना है आपने, लेकिन ये पोली अर्थराइटिस नटोजा का जो पेशेंट होता है उसमें काफी कॉमन दिखती है। तो ये बस मोनोन्यूरोपैथी मल्टीप्लेक्स होता है। ये लेस देन 10% पेशेंट जो होते हैं ये इसके साथ आपके पास प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद
हमारे पास ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी होती है, यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है आपका, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इनकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। अब इसकी वजह से पेशेंट को सिम्टम्स क्या आते हैं? अब जाहिर बात है, आपका नॉर्मली जो होता है सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये फाइट एंड फ्लाइट के वक्त बेसिकली एक्टिव होता है, स्पेशली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। कहीं आपने भागना है, किसी चीज से आपने निकलना है सिचुएशन से, तो आपको जनरली उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। नॉर्मल जब हम बैठे हुए हैं तो अभी ज्यादा हैवी जो है वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के जो बेसिकली सिग्नलिंग है वो ज्यादा है। आप नॉर्मल पोजीशन में, हार्ट नॉर्मल चल रहा है आपका हार्ट रेट, लेकिन जब आप भागेंगे तो आपको हार्ट रेट फास्ट करना है। फास्ट करने के लिए कौन हेल्प करेगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसी तरीके से भागते हुए आप नहीं चाहते कि आप डेफिकेट करें, यूरिनेट करें, तो उसके लिए क्या होता है कि आपके वो भी हेल्प कर रहा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपको उस वक्त बेसिकली कोई भी पैरास्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होगी, उस वक्त बेसिकली यूरिन जो है वो रिटेन हुआ होगा, पेशेंट में यूरिनेशन नहीं हो रही होगी, तो वो बेसिकली आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होल्ड करके रखता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। पेशेंट रेस्ट करता है, डाइजेस्टिव ट्रैक एक्टिविटी करता है, डेफिकेट करते हैं आप इजीली, आराम से बेसिकली आप देखते हैं तो आपके प्यूपल्स जो है वो इजीली करीब का व्यू जो होता है हम देख रहे होते हैं। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है तो बेसिकली आप दूर के व्यू के लिए टारगेट करते हैं कि दूर का व्यू दिखे, तो बहरहाल इस तरीके से एक्टिविटी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पेशेंट रेस्टिंग में बैठा हुआ है तो पेशेंट का टैकीकार्डिया हो रहा है, यानी कि बैठे बैठे पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ रहा है। ये हाई चांसेस होते हैं कि पेशेंट चला जाएगा आपका किसके अंदर, अरिथमियाज डेवलप हो सकते हैं अगर पेशेंट को बार बार टैकीकार्डिया होगा। उसके अलावा ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होती है? नॉर्मली आप जब लेटे हुए होते हैं, लेटने के बाद आप मिसाल के तौर पर एकदम से खड़े हो गए, स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर आ गए, तो अकॉर्डिंग जब आप लेटे हुए थे तो जाहिर बात है ब्लड जो है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट था, लेकिन जब आप स्टैंड हुए तो ब्लड जो है वो नीचे की तरफ आएगा। क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जब स्टैंड होंगे तो ब्लड जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, लेकिन मिसाल के तौर पर अभी आप जैसे लेटते हैं और स्टैंड करते हैं, और अगर ब्लड फौरन नीचे की तरफ चला जाएगा तो क्या होगा कि आपकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा, चक्कर आ जाएंगे, बेहोशी हो जाएगी। तो वो तो नहीं होता, हम में तो नहीं होता। हम अचानक से उठते हैं, बैठते हैं, अचानक से लेटे हुए थे, उठ गए, खड़े हो गए, तो हमें तो नहीं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होती, यानी कि ब्लड तो हमारा प्रेशर एकदम से डाउन तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसी वक्त आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे एक्टिव होता है? यहाँ पर आपके बेसिकली कैरोटिड में बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, जो कैरोटिड आर्टरीज होती हैं इसमें बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि प्रेशर को सेंस कर रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर को सेंस कर रहे होते हैं। जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने लगता है तो ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं, तो ये इस तरीके से बैलेंस कर रहे होते हैं। ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व होती है जो कि बेसिकली नाइन क्रेनियल नर्व होती है, ये सिग्नल लेके आपके बेसिकली ब्रेन तक जाती है, स्पेशली किधर, मेड्यूला में जाती है, जिसकी वजह से ये एक्टिविटी आपकी चल रही होती है। अब जैसे ही आप स्टैंड करते हैं तो आपका जाहिर बात है नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है और आपको चक्कर नहीं आते। लेकिन डायबिटिक पेशेंट के अंदर वो नर्व डैमेज होने की वजह से पेशेंट को जनरली चक्कर आ जाते हैं, पेशेंट एकदम से आप देखोगे तो बेहोश हो जाएगा या ब्लैकआउट हो जाएगा, पेशेंट अंधेरा आ गया आंखों के सामने, तो इस तरीके से पेशेंट बताएगा। तीसरी चीज है साइलेंट एमआई। ये आपने बहुत हाईली याद रखना है, साइलेंट एमआई, और ये आप जब खुद भी पेशेंट ट्रीट करते हैं ना तो ये लाजमी तौर पर याद रखना है। साइलेंट एमआई क्या होता है? साइलेंट एमआई ये होता है कि पेशेंट आपके पास आता है, पेशेंट बताता है डॉक्टर साहब एक दो दिन से पता नहीं बहुत ज्यादा थकावट हो रही है, कुछ काम करने का दिल नहीं कर रहा, और कुछ कर रहा हूं तो बिल्कुल करा नहीं जा रहा, सांस फूल जाता है, कुछ थोड़ा सा बहुत करने लग रहा हूं तो सांस फूल रहा है। ये आपके पास सिम्टम्स आते हैं तो आप अमूमन जो है नॉर्मल पेशेंट्स के अंदर सोचते हैं शायद कोई अनीमिक पेशेंट हो शायद, ठीक है, या फिर ड्रेन आउट तो नहीं हो गया बहुत काम करने की वजह से। पेशेंट बता रहा है ऐसा कुछ नहीं है। अनीमिया आपने सीबीसी देखा तो अनीमिया भी नहीं है पेशेंट को। ऐसे डायबिटीज के अगर पेशेंट है तो लाजमी तौर पर इनके लिए मैं आपको बताऊंगा कि अगर पेशेंट बता रहा है अचानक से थक रहा हूँ, पता नहीं अजब से घबराहट सी हो रही है, बिल्कुल बेसिकली कुछ करता हूँ तो सांस फूलने लगती है, फटीग हूँ, टायर्ड हूँ बहुत ज्यादा, तो ऐसे पेशेंट्स का लाजमी तौर पर आपने ट्रोपोनिन्स करवाने और ईसीजी करवानी है। अब आप ईसीजी करवाओगे और ट्रोपोनिन्स करवाओगे तो ईसीजी में आपको यहाँ पर एसटी एलिवेशन दिखेगा, ट्रोपोनिन्स करवाए तो वो पॉजिटिव है। अब आप ये सोच रहे हो कि ट्रोपोनॉन पॉजिटिव है, एसटी एलिवेशन है, लेकिन पेशेंट नहीं बता रहा कि यहाँ पर चेस्ट पेन हो रहा है, लेफ्ट साइड चेस्ट पेन हो रहा है, वो जो रेडिएट कर रहा है जॉ की तरफ, ऐसे ही आता है हमारे का पेशेंट, लेकिन ये तो वो पेशेंट नहीं है। तो ये क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो नर्व्स जो थी जो पेन सेंसेशन लेके जा रही थी वो डैमेज हुई हुई है। अब वो डैमेज हुई हुई है तो पेशेंट को वो पेन सेंसेशन हो ही नहीं रही है, मतलब जो पेन होना चाहिए था एमआई के अंदर वो पेन नहीं हो रहा पेशेंट को। उसकी वजह से पेशेंट कैसा प्रेजेंट कर रहा है आपके पास, जैसे कि बेसिकली उसको घबराहट है, बाकी सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, थकावट है, घबराहट हो रही है हल्की सी, पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं कर पा रहा, लेकिन पेशेंट को एमआई, तो इसको साइलेंट एमआई कहते हैं। ये हाईली पेशेंट जो है वो आपने नजर रखनी होती है। ये एमआई भी जो डेवलप हो रहा है वो डायबिटीज की वजह से ही हो रहा है। ये जनरली आपकी जो वेसल्स हैं कोरोनरी आर्टरी उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है डायबिटीज की वजह से। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, ये भी एक सिम्टम आपको नजर आता है विद ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। उसके अलावा
गैस्ट्रोपरेसिस बेसिकली पेशेंट को डेवलप कर जाता है। वेगस नर्व जो स्टमक में जारी होती है, नॉर्मली आपकी पैरास्टाल्टिक मूवमेंट चल रही होती है, ये पैरास्टाल्टिक मूवमेंट खत्म हो जाती है, मतलब पेशेंट की जो नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से गैस्ट्रो पैरालिसिस हो जाता है, यानी कि पेशेंट के जो गैस्ट्रिक मूवमेंट है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। इसको हम गैस्ट्रोप्रेसिस कहते हैं। पेशेंट क्या बताएगा, डॉक्टर साहब कुछ भी बेसिकली ऐसा लगता है, पेट भरा भरा सा लगता है, हर वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे पेट भरा भरा सा है और कुछ खाने पीने का दिल नहीं करता, ऐसा लगता है कुछ भरा भरा सा पेट है। वो क्यों भरा भरा सा है, वो मूव नहीं कर रहा, डिस्टेंडेड एब्डोमेन दिखेगा आपको पेशेंट का गैसेस की वजह से, वो इस वजह से दिखेगा क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा आगे, तो इसको गैस्ट्रोपरेसिस कहते हैं। इसके अलावा जेनिटो यूरिनरी सिस्टम में स्पेशली मेल्स पेशेंट के अंदर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन दिखता है, बहुत कॉमन कंप्लेन है जो आपको नजर आएगी विद लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज, बहुत टाइम से चल रही है, पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल, शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही है, उन लोगों में ये सिम्टम्स आपको दिखते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और आपको बता देता हूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज के साथ आपने याद रखना है, डायबिटिक न्यूरोपैथी के साथ, वो है डायबिटिक फुट डिजीज। अब होता क्या है कि ये एक तो नर्व पे तो सिग्नल, ये जो छोटी आर्टरीज हैं, छोटी बेसिकली आपकी, वो उस पे पहुंचा रही हैं, उधर तो ब्लॉक हुई है बेसिकली एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, सही तरीके से पुअर ब्लड सप्लाई हो गई है। लेकिन जो आपकी वो होती है मसल्स होते हैं यहाँ पर, या स्किन जो होती है, स्किन पे जो सप्लाई होती है, वो भी बेसिकली वहां पर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, उस एरिया का इस्कीमिया डेवलप होने लग जाता है, यानी कि एरिया इस्केमिक होने लगता है। अब जनरली आपका कोई भी बॉडी का इस्कीमिया, किसी एरिया में इस्कीमिया डेवलप हो रहा होगा तो वहां पर पेन होता है, आप कहीं पैर रखोगे तो आपको पेन होगा, आप जनरली हाथ रखोगे तो पेन होगा। इन पेशेंट्स को क्या होता है कि इनको वहां पर पुअर ब्लड सप्लाई की वजह से नर्व सिग्नल ऑलरेडी पेशेंट को, जो सेंसरी लॉस है, पेशेंट को फील नहीं हो रहा कुछ भी, तो पेशेंट क्या करेगा, किसी गर्म जगह पर पैर रख देगा, पता नहीं चलेगा, इंजन पे पैर लग गया बाइक पे, पता ही नहीं लगा, वो चोट बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, अल्सर्स बन गए, लेकिन पेशेंट को नहीं पता लग रहा क्योंकि वो सेंसेशन नहीं जा रही पेन की। दूसरा पेशेंट आपका कहीं चलते चलते बेसिकली कोई इंजरी हो गई, तो आपने याद रखना है कि वो होता क्या है, या फिर इस्कीमिया की वजह से जनरल हो क्या रहा है, ये डिपेंडेंट एरिया है, यानी कि जब आप खड़े होते हैं पैर पे तो प्रेशर लग रहा होता है ना आपके फुट पे, नीचे फुट का जो एरिया होता है उस पर प्रेशर लग रहा होता है, प्रेशर्स की वजह से बेसिकली वहां पर डैमेज हो रहा है और एरिया वैसे इस्कीमिक हुआ हुआ है, वहां पर बेसिकली इस्कीमिया डेवलप हुआ हुआ है, अल्सर्स बनना स्टार्ट हुए छोटे छोटे, वो पता नहीं लग रहे पेशेंट को। तो आपने ऐसे पेशेंट्स को लाजमी बोलना होता है कि अपने फुट का ऐसा केयर करें जैसे अपने चेहरे की करते हैं, जैसे चेहरा बंदा बार बार देखता है ना, दाना निकल गया है तो नहीं हो गया, पैर को भी बार बार चेक करता रहे, स्पेशली डायबिटीज का पेशेंट, क्योंकि अल्सर्स बन गए और अल्सर्स बेसिकली बढ़ गए तो उसमें बैक्टीरियल इंफेक्शन के चांसेस बढ़ने के चांसेस होते हैं, और फिर उसको आप फिर जाहिर बात है पेशेंट को एम्प्यूटेशन तक जाना पड़ता है। तो बहरहाल ये आपने एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है विद द पेशेंट ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो साथ साथ पेशेंट को डेवलप होती है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं। तो ये हमने बेसिकली सारे चीजों को डिस्कस कर लिया। अब पेशेंट की टेस्ट क्या होते हैं जो आप पेशेंट के अंदर परफॉर्म करेंगे, तो टेस्ट के अंदर आपने याद रखना है। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज बता देता हूँ, वो भी मैं इसको एड ऑन कर देता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा डायबिटीज के अंदर पेशेंट में बैड सोर्स हो जाते हैं, यानी कि पेशेंट लेटा हुआ था, वो पेशेंट को पीछे जो है सोर्स डेवलप हो गए, ठीक है। वो क्यों होते हैं, क्योंकि जनरली डायबिटीज का जो पेशेंट होता है उसको लंबोसेक्रल रीजन जो होता है, उधर से जो प्लेक्सस निकल रहे होते हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसकी वजह से पेशेंट लेटा हुआ। अब प्रेशर डिपेंडेंट एरिया कौन सा है, जो कमर है। अगर मिसाल के तौर पर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हुआ है पेशेंट, वो लेटा हुआ, उसके अल्सर्स बनना स्टार्ट हुआ है, पीछे पता नहीं चलेगा उसको। अब हमें तो वैसे कोई अल्सर बनेगा तो तकलीफ होना शुरू हो जाएगी, हम कवर चेंज करेंगे, हम बोलेंगे देखना जरा यार कुछ हुआ है, लेकिन उनको नहीं पता लग रहा। अब वो पता नहीं लग रहा तो बड़े होके वो बड़े बड़े अल्सर्स बन जाते हैं, तो वो आपने याद रखना है। इसके अलावा बेसिकली आपको जाहिर बात है वहां पर बहुत कॉमन पेशेंट में ये कंप्लेन होती है, तो ऐसे पेशेंट्स को आप लाजमी तौर पर मॉनिटर भी करते रहें, जब आपके पास हैं तो पीछे करके देखते रहें कि इस तरीके से कुछ चीज डेवलप तो नहीं हो रही, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा मैं टेस्ट का बता देता हूँ। टेस्ट में हमारे पास एक टेस्ट होता है मोनोफिलामेंट टेस्ट। मोनोफिलामेंट क्या होता है कि एक बेसिकली आपके पास सिलिकॉन का बेसिकली छोटा सा फिलामेंट होता है, वो बेसिकली आप अप्लाई कर दें टू द प्रेशर पॉइंट्स। प्रेशर पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, अब ये मैं आपको हैंड से बता रहा हूँ, लेकिन आपने फीट पे जो है ना वो चेक करना है, ठीक है, फुट पर आपने देखना है। तो मिसाल के तौर पर ये आप फुट देख रहे हैं, फुट में भी आपको ये फिंगर्स 5 फिंगर्स नजर आती हैं। तो सबसे पहली फिंगर यानी कि थंब वाला एरिया बिल्कुल नीचे आएंगे तो यहाँ पर मेटाटार्सल जॉइंट होता है, ठीक है, मेटाटार्सल जॉइंट होता है। तो ये टार्सल जॉइंट जो होता है बेसिकली आपका, इसको बेसिकली आपने क्या करना है, मोनोफिलामेंट से पुश करना है। इसको आप थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर अप्लाई करोगे, पेशेंट से पूछोगे कोई फील हो रहा है, पेशेंट अमूमन आपको डायबिटीज के जो होते हैं बताते हैं कुछ भी फील नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरा छोड़ना है, तीसरे पे आना है, ठीक है। तो पहले के बाद दूसरा छोड़ना है, तीसरे पॉइंट पर आना है, पेशेंट पे अप्लाई करना है, पेन हो रहा है, पेशेंट बोलेगा नहीं हो रहा, तीसरा छोड़ना है, और तीसरे के बाद चौथा छोड़ना है, पांचवें पे आना है, पांचवें पे अप्लाई करना है। प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, ये बेसिकली आप अप्लाई करेंगे एग्जैक्टली इस पॉइंट पर, जो कि आपका फीट का पॉइंट होगा, टार्सल जॉइंट जो है उधर।
अच्छा, उसके अलावा जो चौथा पॉइंट होता है वो एग्जैक्टली जो आपका नीचे फीट पे जो थंब होता है उस पे आप अप्लाई करते हैं, ये बेसिकली एक और प्रेशर पॉइंट होता है, इस पे आप अप्लाई करेंगे तो इससे हमें पता लग जाता है कि पेशेंट को सेंसेशन जो है वो लॉस है। इसके अलावा कंडक्शन स्टडीज भी होती हैं जो कि बहुत कॉमनली नहीं होती, नर्व कंडक्शन स्टडीज हो रही है, नर्व सही तरीके से कंडक्ट कर रही है, वो अमूमन इतनी ज्यादा कॉमनली नहीं हो रही होती, लेकिन ये टेस्ट कॉमनली परफॉर्म कर सकते हैं आप और आप इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेशेंट के अंदर एक टेस्ट करते हैं, रमबर्ग टेस्ट करते हैं उसको। रमबर्ग टेस्ट क्या होता है, आप पेशेंट को बोलते हैं आंखें बंद करें और आंखें बंद करने के बाद आप पेशेंट को बोलते हैं आप मूव करो, चलो। अब जब नॉर्मली क्या होता है कि आप और मैं आंखें बंद करेंगे, तो अभी मैं आंखें बंद करी है, मुझे पता है मेरा हाथ कहाँ है, एग्जैक्टली मुझे पता है मेरा हाथ कहाँ है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, और मैं दूसरे हाथ से टच भी कर सकता हूँ। क्यों टच कर सकता हूँ? क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता है मेरे हाथ की पोजीशन किधर है। इसको हम प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं। प्रोप्रियोसेप्शन का जो फंक्शन है वो सेरिबेलम करता है आपका, वो बेसिकली कंट्रोल कर रहा होता है आपको इन द स्पेस, आपको पोजीशन पता होती है आपके पेशेंट। अच्छा, वाइब्रेशन की सेंसेशन, आपकी बॉडी पे वाइब्रेशन आ रही है, आप चल रहे हैं, कितना प्रेशर लग रहा है, वो सब फील हो रहा है आपको। आप फुट रखते हैं ना जमीन पे, पता लगता है ना कितनी जोर से रखा हुआ, कितनी जोर से नहीं रखा हुआ, इसको प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं। अब ये प्रोप्रियोसेप्शन लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को जब आप चलने के लिए बोलोगे उसको पता ही नहीं चलेगा मैंने ऊपर कितना था पैर, कितना तेजी से रखा है, कितना ऊपर उठाया है, वो आपको फिर गिरता हुआ दिखेगा, दोनों साइड पे गिरता हुआ दिखेगा। तो ऐसे पेशेंट्स को बेसिकली रमबर्ग टेस्ट पॉजिटिव नजर आता है, जो हमारे पेशेंट्स के अंदर भी था। तो ये बेसिकली आपके टेस्ट होते हैं। अब यहाँ पर हम ड्रग देख लेते हैं कौन सी देनी है। ड्रग जो यहाँ पर हमने देनी थी पेशेंट को जो है वो डायबिटिक न्यूरोपैथी थी, इसके लिए ड्रग हम देंगे नॉरट्रिप्टिलिन। अब यहाँ पर जो ऑप्शन लिखा हुआ था उसके हिसाब से नॉरट्रिप्टिलिन। बाकी जो ड्रग्स हैं उनमें से बेसिकली कौन सी यूज होती हैं कौन सी यूज नहीं होती वो अभी मैं आपको बताता हूँ। डाइक्लो जो है ये एनसेड है, ट्रामाडोल जो है ये ओपियोइड है, मॉर्फिन जो है बेसिकली ये आपके पास ये भी ओपियोइड है, और ट्रोपामाइड जो है ये बेसिकली एंटी एपिलेप्टिक है। तो ये ड्रग्स जो है यहाँ पर मेंशन थी। अब हमने नॉरट्रिप्टिलिन क्यों चूज करी है वो थोड़ा सा मैं आपको आगे बता देता हूँ। सबसे पहले जब भी आपके पास डायबिटीज का पेशेंट आता है और डायबिटिक न्यूरोपैथी का पेशेंट आता है न्यूरोपैथिक पेन के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास जो ड्रग्स ऑफ चॉइस होती हैं वो एंटी कन्वल्सेंट्स के अंदर गाबापेंटिन या प्रीगैबलिन, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के अंदर एमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन, सुरोटोनिन, नॉर एपिनेफ्रिन रीएप्टेक इनहिबिटर्स यानी एसएनआरआईज के अंदर हमारे पास ड्यूलेक्सिटिन। ओपियोइड हमारे पास बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन होता है, जब आपने सब अप्लाई कर लिया पेशेंट में और कुछ भी इंप्रूव नहीं हो सका पेशेंट, तो सबसे लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन होता है। अभी यहाँ पर मैं आपको इनके हवाले से कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। सबसे पहले, जब भी पेशेंट के अंदर न्यूरोपैथिक पेन होता है, न्यूरोपैथिक पेन जो है वो नोसी रिसेप्टर्स होते हैं आपके, वो बाहर से, या तो आप बेसिकली मिसाल के तौर पर मैंने कोई इरिटेंट स्टिमुलेंट यानी कि आग जलाई और आग जला के आपकी स्किन के पास रख दी, अब वो जो पेन होगा वो नोसी रिसेप्टर फील कर लेंगे और पेन सेंसेशन जो है वो आपके ब्रेन तक चली जाएगी, लिम्बिक सिस्टम तक पेशेंट फील कर लेगा उसको। लेकिन अगर आपका बेसिकली बॉडी के अंदर कोई मसला है उसमें भी नोसी रिसेप्टर बेसिकली एक्टिव होते हैं। अब यहाँ पर एनसेट्स का कोई काम नहीं है, एनसेट्स का जो पाथवे होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन पाथवे होता है। अच्छा, ये हमने बहुत डिटेल से डिस्कस करना है हमारे कोर्स के अंदर, तो कोर्स लेगा कि किस तरीके से ये पाथवे काम करते हैं और उससे फिर आपको आइडिया होगा कौन सी मेडिकेशन कहाँ यूज करते हैं। अब जैसे अभी मैंने आपको डिजीज बताई, इसमें स्मॉल फाइबर्स होते हैं, लार्ज फाइबर होते हैं। लार्ज फाइबर जो होते हैं, जितने भी पेशेंट को सिम्टम आ रहे हैं, टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, पेशेंट को जो है बेसिकली नमनेस हो रही है, लार्ज फाइबर्स की वजह से, लार्ज फाइबर डैमेज हुए हैं उनकी वजह से। स्मॉल फाइबर जब डैमेज होते हैं उनकी वजह से पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन होती है। अक्सर आप बुक्स के अंदर भी देखोगे ये मिला के लिखा हुआ होता है, सारी चीजें मिला के लिखी हुई होती हैं, तो लोगों को पता ही नहीं होता कौन से फाइबर डैमेज हुए हैं, लार्ज फाइबर या स्मॉल फाइबर। स्मॉल फाइबर डैमेज होते हैं तो उसमें बर्निंग सेंसेशन होती है। अब ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप बेसिकली न्यूरोपैथिक पेन का पढ़ते हैं, जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है वो किसी एक डिजीज में नहीं, ये सिर्फ एक आपने जो अभी डिजीज पढ़ी है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि यही डिजीज होती है डायबिटीज। 39 डिजीजेस हैं जो बेसिकली पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाती हैं। तो वायरल 39 हमें नहीं पता, जरूरी है कि पता होना चाहिए, वो जाहिर बात है आपके न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, ज्यादातर उनसे रिलेटेड होती हैं, लेकिन फिर भी आपको वो पता होना चाहिए कि किसमें स्मॉल फाइबर किसमें लार्ज फाइबर। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा अगर डिफरेंशिएट करना आता है तो अच्छी बात है। लेकिन डायबिटीज तो हम इजीली कर लेते हैं, डायबिटीज का पेशेंट है, डायबिटीज के साथ आपके पास शुगर लेवल बढ़ा हुआ था, हिस्ट्री है डायबिटीज की पॉजिटिव, वो सब चीजें आपको दिख जाती हैं, तो इसमें इतना कोई घबराने की चीज नहीं होती। लेकिन मैं बता रहा हूं कि लार्ज फाइबर और स्मॉल फाइबर, अच्छा यहाँ पर जो है वो इससे रिलेटेड मसला है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन पाथवे का कोई भी काम नहीं है, यानी कि एनसेट का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। एनसेट दे भी दोगे तो कोई असर नहीं करेगी इसके अंदर पेशेंट में। उसके अलावा पेशेंट में अगर आप देखें तो दूसरी मेडिकेशन कौन सी है, ओपियोइड। ओपियोइड जनरली हम लोग यूज नहीं करते, सिर्फ एक के अलावा जो कि वो ट्रामाडोल वगैरह है, और एक और मेडिकेशन हम लोग यूज कर लेते हैं इसके अंदर। ट्रामाडोल जो है उसका थोड़ा सा इफेक्ट होता है बेसिकली आपके नोसी रिसेप्टर से रिलेटेड, तो हम इसलिए इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं पेशेंट में अंदर। अदरवाइज बाकी ओपियोइड्स जो है एज अ लास्ट रिजॉर्ट सब यूज कर लिया, अब बस आखिरी ऑप्शन रह गया तो आप जाएंगे ओपियोइड्स की तरफ। अच्छा, उसके अलावा ये क्या कर रही है काम, जो एंटी डिप्रेसेंट जैसे हमने पेशेंट को नॉरट्रिप्टिलिन दी थी, वो क्या काम कर रही है पेशेंट के अंदर?
वो बेसिकली आपके पेशेंट के अंदर सेरोटोनिन को और नॉरएपिनेफ्रिन को, ये इसका काम भी होता है। ये जनरली रीअपटेक रोकती है, जो आपकी अमाइंस होती है ना, उनका रीअपटेक रोकती है। नॉरएपिनेफ्रिन इसी तरीके से रीअपटेक होने से रोकती है। यही काम बेसिकली एसएनआरआईज का भी होता है। तो ये तकरीबन समझ लें सिमिलर फंक्शन होता है, समवॉट सिमिलर ड्यूलेक्सेटिन का और एमिट्रिप्टिलिन का। एमिट्रिप्टिलिन का एक और फंक्शन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसके अलावा भी वो क्या करती है। भाई ये दोनों में तकरीबन फंक्शन सेम होता है कि वो रीअपटेक रोक देती है, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन का। सेरोटोनिन जो होता है ना, ये आपका एंटी बेसिकली समझ लें नॉसी रिसेप्टर काम करता है, यानी कि जो पेशेंट को पेन सेंसेशन जा रही है, एंटी पेन सेंसेशन के तौर पर ये काम करता है सेरोटोनिन। तो ये इसलिए आपको चाहिए होता है। तो सेरोटोनिन जब वहां पर ज्यादा होता है मौजूद, तो पेशेंट को अमूमन पेन नहीं फील होता। दूसरी चीज एमिट्रिप्टिलिन और नॉर एपिट्रिप्टिलिन जो है, बेसिकली नॉरट्रिप्टिलिन जो है, वो बेसिकली आपके लिम्बिक सिस्टम में जाके जो पेन का परसेप्शन होता है, यानी कि अभी जो मुझे पेन हुआ उसको मैंने फील कहां पे, लिम्बिक सिस्टम में बेसिकली उसको परसीव करा, उसकी परसेप्शन को स्लो कर देती है, कम कर देती है। तो इस तरीके से भी पेशेंट को पेन कम फील होता है। अब ये आपने याद रखना है कि जो हम मेडिकेशन दे रहे हैं ना, वो डायबिटिक न्यूरोपैथी जो है उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, उसके लिए कोई भी मेडिकेशन नहीं है। जैसे कि आप बेसिकली रुमाइड अर्थराइटिस में देखते हैं कि मॉडिफाइंग ड्रग है, डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग है, जो डिजीज को बेसिकली हम लोग मॉडिफाई करने के लिए ड्रग्स देते हैं डिफरेंट। यहां पर ऐसी कोई ड्रग नहीं है जो डिजीज को आप कुछ कर रहे हो। डिजीज बढ़ गई, एक दफा हो गई तो हो गई, रिवर्स नहीं कर सकते पेशेंट की। मजीद प्रोग्रेशन से जरूर रोक सकते हैं अगर पेशेंट को बस हम स्टेबल कर लें, लेकिन आप इसके लिए कुछ नहीं कर रहे। आप पेशेंट को सिम्टम की ट्रीटमेंट दे रहे हो। सिम्टम क्या है? पेन हो रहा है, पेन की ट्रीटमेंट दे रहे हो। डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए कोई ड्रग नहीं है जो एफडीए अप्रूव्ड हो, जो कहे कि हाँ भाई इसके लिए हम देते हैं। ये मेडिकेशन जो है पेन के लिए आप दे रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर जो है दूसरी मेडिकेशन गाबापेंटिन और प्रीगैबलिन, ये बेसिकली आपकी जो है रिलीज को रोकती है। किस चीज के रिलीज को रोकती है? ग्लूटामेट। ग्लूटामेट बेसिकली एक्साइटेशन करवाता है, एक्साइटेशन की वजह से ही जनरली आपको पेन की सेंसेशन तेज जाती है। तो ग्लूटामेट जनरली उसको ये रोकती है, गाबापेंटिन और प्रीगैबलिन। और इसके अलावा बेसिकली हमने इनको डिस्कस कर लिया। ड्यूलेक्स का मैंने आपको बता दिया, ड्यूलेक्सिटीन का। अच्छा, अब ये मैं थोड़ा सा इनका डोजिंग का भी बता देता हूं आपको। प्रीगैबलिन जो है ये आपके पास आती है 25 mg, 50 mg, 75 mg, इस तरीके से आपके पास आती है। लेकिन यूज का बता देता हूं कैसे करते हैं। सबसे पहले आप पेशेंट को देते हैं 50 mg टैबलेट, और वो तकरीबन आप पेशेंट को देते हैं कितना? ओडी देंगे, बेड टाइम पे देंगे, ओडी बेड टाइम पे देंगे। और आप बेसिकली पेशेंट को जो है वो शुरू में 1.5 मंथ्स के लिए देंगे। तो 1.5 महीने के लिए आप पेशेंट को दे देंगे, और ये आप यूज करेंगे तकरीबन 50 mg, सही है, ओडी, और रात के टाइम देनी है पेशेंट को। अच्छा, जब हम लोग कोर्स पढ़ेंगे तो उनकी मैं पूरी डोजिंग अलग से लिखी हुई होगी, आपके साथ में चार्ट शेयर करूंगा, सारी चीजें आपके साथ शेयर होंगी। तो कोर्स में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, कोर्स में इस तरीके से नहीं होगा। कोर्स में हर ड्रग के नीचे उसकी डोजिंग, और बच्चों में बड़ों में किस तरीके से कौन सी यूज होती है, कौन सी नहीं होती, वो सब हम वहां पर बात करेंगे। यहाँ पर मैं आपको अलग से लिख के बता रहा हूँ। तो 1.5 मंथ के लिए देंगे। उसके बाद क्या होता है कि प्री गैबलिन जो होती है, गैबिका के नाम से आती है, तो इसको हम जनरली टेपर करते हैं। तो कौन से नाम से आती है? गैपिका। ये हमारे पास फर्स्ट लाइन होती है, यानी कि आप या तो ये लें या फिर आप ड्यूलेक्स लेते हैं, ड्यूलेक्सिटीन। ये हमारे पास फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती हैं, इनको हम फर्स्ट लाइन के तौर पर लेते हैं। अच्छा, आप ये दोगे पेशेंट को, तो उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने मजीद जो पेशेंट को यूज करनी है, यानी कि पहले शुरू में 1.5 मंथ्स के लिए आप पेशेंट को ओडी देंगे। बाकी उसका अगला महीना जो होगा इसको हम टेपर करते हैं। तो बाकी नेक्स्ट मंथ आप क्या करोगे? आप नेक्स्ट मंथ पेशेंट को 25 mg कर दोगे। 25 mg करने के बाद पेशेंट एक महीना और यूज करेगा। तो पहले 1.5 महीना पेशेंट ने 50 mg ली, फिर उसके अगले महीने पेशेंट ने 25 mg ली, और फाइनली पेशेंट जो है फिर उसको उमिट करवा देते हैं। तो ये इसका बेसिकली टेपर करने का तरीका होता है। गाबापेंटिन जो है ये 100 mg आती है, बेसिकली 150 300 mg। तो ये इसको हम जनरली टेपर बढ़ाते हैं। पहले 100 mg से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा जरूरत होगी पेशेंट में आहिस्ता आहिस्ता आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये गेबेक्स के नाम से आती है गाबापेंटिन, और ये भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये फर्स्ट लाइन ज्यादा अच्छी नहीं होती, प्री गैबलिन ज्यादा अच्छी है हमारे पास। तो ये आप यूज करते हैं। क्लियरेंस की बात होती है, इसकी किडनी से क्लियरेंस होती है। तो डायबिटिक का पेशेंट जो होता है, डायबिटीज का पेशेंट, उसको बेसिकली नेफ्रोपैथी होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम लोग ज्यादातर अवॉइड करते हैं इन पेशेंट में जिनको डायबिटीज होती है। वैसे न्यूरोपैथिक पेन के लिए आप दे सकते हैं प्री गैबलिन, लेकिन चूज कर सकते हैं। एमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन का जो डोज होता है, एमिट्रिप्टिलिन का जो है ये आपकी प्रेगनेंसी में फर्स्ट लाइन होती है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में बिल्कुल एब्सोल्युटली सेफ है। तो प्रेगनेंसी में अगर आप दे रहे होते हैं तो ये आपके पास बहुत अच्छी चॉइस होती है। 25 mg ओडी, वही बेड टाइम पे। ये क्रोनिक पेन के लिए भी बहुत अच्छी होती है, यानी कि बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए आपने चलानी है, तो तकरीबन आप पेशेंट में 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक पेशेंट को दे सकते हैं। पेशेंट में ये देखिए कंप्लायंस पेशेंट शो कर रहा है तो आप यूज कर सकते हैं। और जो नॉरट्रिप्टिलिन होती है, ये एमिट्रिप के नाम से आती है, और नॉरट्रिप्टिलिन जो है वो आपके पास 10 mg का टैबलेट होता है, वो आप यूज कर सकते हैं। तो 10 mg बेसिकली नॉरट्रिप्टिलिन। इसके अलावा जो डुलेक्सिटीन है, ये आपके पास लाइटा के नाम से आती है। इसके अलावा ये बेसिकली
ड्यूलेन के नाम से आती है। तो ये अलग अलग ब्रांड आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, मैंने आप जब कोर्स में आपको बढ़ाऊंगा तो वो सारे लिखे हुए होंगे। ड्यूलेक्सिटीन जो है ये 60 mg 30 mg होती है, ये भी आप बेड टाइम पर पेशेंट को देते हैं। तो ये जनरली मेडिकेशंस होती हैं। बाकी पेशेंट को जो अदर कंडीशंस हैं उनकी अलग अलग मेडिकेशन होती है। पेशेंट को इंपोर्टेंस हो गई है यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उसके लिए अलग मेडिकेशन है। पेशेंट को जनरली हम लोग बेसिकली टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन वगैरह होते हैं या फिर सेल्डेनाफिल वगैरह होती है वो देते हैं पेशेंट को। इसके अलावा पेशेंट आपके पास जो आया है वो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के साथ, उसके लिए डिफरेंट मैनेजमेंट है। ये गैस्ट्रोपरेसिस का मैं बता देता हूँ। गैस्ट्रोपरेसिस जो पेशेंट बता रहा है पेट भरा भरा से रहता है, आप इसके लिए प्रोकाइनेटिक्स एजेंट देते हैं। प्रोकाइनेटिक के लिए आप पेशेंट को दही भी दे सकते हैं, सुबह के टाइम दही खा ले इसबगोल के साथ। साथ में आप मेटोक्लोप्रोमाइड जो है 10 mg आती है हमारे पास मेटाक्लोन टैबलेट, 10 mg मेटाक्लोन, या सिरप भी आता है 2 स्पून, आप जो सिरप भी दे सकते हैं। टीडीएस देनी होती है यानी कि 3 टाइम्स अ डे, और ये तकरीबन 1 वीक के लिए आप दोगे तो पेशेंट में इंप्रूवमेंट आ जाती है। तो मेटोक्लोप्रोमाइड ये प्रोकाइनेटिक एजेंट है, बहुत अच्छी होती है, ये आप यूज कर सकते हैं 10 mg पेशेंट के अंदर इन गैस्ट्रोपरेसिस। लेकिन अभी हमारा ताल्लुक थोड़ा सा पेन से रिलेटेड था, तो पेन से रिलेटेड ये जितनी मैनेजमेंट मैंने बताई है वो पेन से रिलेटेड है। अदर जो सिम्टम्स है जाहिर बात है उसको हम अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। तो यही हमारा आज का सेशन था और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। छोटा सा सेशन था, बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। और इसके अलावा ग्रुप में आप ऐड हैं तो कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है, जरूर उसको ज्वाइन करें। और उसमें आपको और भी डिटेल से डिफरेंट जो एनाल्जेसिक्स हैं, टॉपिकल कौन सा होता है, इसके अलावा ओरल में, इसके अलावा बेसिकली आपके पास पेन के क्या क्या अलग अलग टाइप्स होती हैं, पेशेंट कैसे आते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको हमारे सारे कोर्स के अंदर मिलेगी। और दूसरी चीज है यहाँ पर भी एक पेशेंट में यूज होती है एज अ थर्ड लाइन, एज अ सेकंड लाइन मेडिकेशन। थर्ड लाइन तो बेसिकली हम ओपियोइड्स को यूज करते हैं, उसको हम सेकंड लाइन यूज करते हैं, जो कि आप टॉपिकल के तौर पे यूज करते हैं। तो वो होती है हमारे पास कैप्सिकन जो है वो आपके पास 0.075% क्रीम होती है, वो आप अप्लाई करवाते हैं, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। चले जी, यहीं पर हम सेशन को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।